आज की वीडियो में हम लोग विद्युत धारा के अंतर्गत आने वाले छोटे छोटे टॉपिक को कर लेंगे और ये वीडियो आज ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिजिक्स का टॉपिक विद्युत धारा के अंतर्गत आने वाला छोटे छोटे टॉपिक है जो हम लोग कर रहे हैं। पिछले वीडियो में रासायनिक प्रभाव देखे थे विद्युत का, और फिर अब आज पढ़ेंगे उष्मीय प्रभाव, प्रत्यावर्ती धारा और फिर विद्युत शक्ति संयंत्र। ये सब पढ़ लेंगे, घरेलू विद्युत। ये सब पढ़ के इस टॉपिक को आज ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट डे से हम लोग चुंबकत्व पढ़ेंगे। तो पढ़ना स्टार्ट करें। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चालक का प्रतिरोध धारा बहने में रुकावट डालता है। चालक का प्रतिरोध धारा बढ़ने में रुकावट डालता है, जिससे गतिशील इलेक्ट्रॉन निरंतर चालक के परमाणुओं से टकराते हैं तथा इस प्रक्रिया में अपनी ऊर्जा चालक के परमाणुओं को स्थानांतरित करते हैं। इसके कारण चालक का ताप बढ़ जाता है। चालक के ताप बढ़ने की इस घटना को विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। किसी चालक में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा हो जाती है H=I² RT जूल SI पद्धति में। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। इसमें कहा जा रहा है जब विद्युत धारा बहता है, जब इलेक्ट्रिक करंट बहता है तो उसमें चालक का प्रतिरोध उसका रुकावट डालता है उसमें, जिसके कारण क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का निरंतर चालक के परमाणु से टकराते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन स्पीड में टकराने लगता है एक दूसरे से। जब विरोध करेगा तो वो टकराएगा ही, ज़्यादा टकराएगा, जिस कारण से क्या होगा, ऊर्जा ज़्यादा निकलेगा, ताप बढ़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया इस घटना को विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। जब ताप बढ़ जाता है इस प्रतिरोध के वजह से, तो फिर ये विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं इसको। और किसी चालक में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा कैसे ज्ञात किया जाता है, तो ये फॉर्मूला लगा के ज्ञात किया जाता है। जहाँ पर H= उत्पन्न ऊष्मा होता है, I= चालक में बहने वाली धारा होती है, R= चालक का प्रतिरोध होता है और T= धारा बहने का समय होता है। H=I² RT में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के जो नियम सम्मिलित हैं वे जूल के नियम कहलाते हैं। यह बताया जा रहा है H=I² RT में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के जो नियम सम्मिलित हैं वे जूल के नियम कहलाते हैं। ध्यान में रखिएगा, यदि किसी चालक का प्रतिरोध नियत रहता है, यहाँ क्या बताया जा रहा है, ये सब जूल के नियम में आ जाएगा। क्या क्या आएगा, तो यदि किसी चालक का प्रतिरोध नियत रहता है तो उसमें नियत समय में उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, अर्थात H=डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²। जब R एवं T नियत है, तो RT जब कांस्टेंट है, तो इस फॉर्मूला में अगर R और T को कांस्टेंट कर दीजिएगा तो I= कितना क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² हो जाएगा। यदि किसी चालक में बहती हुई धारा का मान नियत हो तो किसी निश्चित समय में उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होती है, अर्थात H=डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R जब I और T नियत हो, कांस्टेंट हो। यदि किसी चालक का प्रतिरोध तथा बहती हुई धारा नियत हो तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा समय का समानुपाती होती है, अर्थात H=डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T जब I और R यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। तब ऊष्मा विद्युत अब है थर्मो इलेक्ट्रिसिटी। जब किसी तार को गर्म किया जाता है तो उससे होकर विद्युत धारा बहती है। अतः ऊष्मा विद्युत में किसी तार को गर्म करने से उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का अध्ययन किया जाता है। सीबेक प्रभाव, सीबेक इफेक्ट क्या है, ये पढ़ते हैं। सीबेक ने दो भिन्न भिन्न पदार्थों के तारों को उनके दोनों सिरे अलग अलग मिलाकर दो जंक्शन बनाया। जंक्शनों के तापों में अंतर रहने पर तारों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इसी प्रवाह को सीबेक प्रभाव कहते हैं। इस प्रकार बहने वाले विद्युत धारा को ऊष्मा विद्युत धारा कहते हैं। जिस विद्युत वाहक बल के कारण यह ऊष्मा विद्युत धारा बहती है उसे ऊष्मा विद्युत वाहक बल कहते हैं, थर्मो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। अब सीबेक ने भिन्न भिन्न धातुओं के जोड़े बनाकर अपने प्रभाव को दिखाया। इसने धातुओं की एक ऊष्मा विद्युत श्रेणी बनाई। इस श्रेणी वाले किन्हीं दो धातुओं से ऊष्मा विद्युत युग्म बनाने पर उनमें जो धातु श्रेणी में पहले आता है उससे धारा श्रेणी में अपने से नीचे वाले धातु की ओर ठंडे जंक्शन होकर प्रवाहित होती है। ऊष्मा विद्युत श्रेणी के कुछ धातु निम्नलिखित हैं।
एंटीमनी, लोहा, जस्ता, चांदी, सोना, टीन, सीसा, तांबा, प्लेटिनम, निकेल, बिस्मिथ। ऊपर की तालिका में क्रम संख्या में सीसा से ऊपर वाली धातु यानी एंटीमनी, लोहा, जस्ता, चांदी, सोना एवं टीन उष्मा विद्युतीय ऋणात्मक एवं क्रम संख्या में सीसा से नीचे वाली धातु यानी तांबा, प्लेटिनम, निकेल एवं बिस्मिथ उष्मा विद्युतीय धनात्मक है। उष्मा विद्युत धनात्मक है। उष्मा वैद्युत युग में एक धातु से दूसरी धातु में धारा को बहने की दिशा का ज्ञान आसानी से ए, बी और सी शब्द से होता है। जैसे ए से एंटीमनी, बी से बिस्मिथ और सी से ठंडा कोल्ड, यानी करंट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी थ्रू सी। गर्म जंक्शन होने पर धारा की दिशा उलट जाती है। जैसे तांबा और लोहे के युग में करंट फ्लोज फ्रॉम कॉपर टू आयरन एट द हॉट जंक्शन। अब है पेल्टियर प्रभाव। पेल्टियर प्रभाव सीबेक प्रभाव का व्युत्क्रम प्रभाव है। मतलब जो सीबेक प्रभाव में हो रहा था वो उसका उल्टा है पेल्टियर प्रभाव। जब दो भिन्न भिन्न धातुओं के जोड़े होकर एक धारा प्रवाहित होती है तब जंक्शन पर या तो ऊष्मा का उत्पादन होता है या अवशोषण होता है। किसी जंक्शन से होकर यदि एक दिशा में धारा के बहने से ऊष्मा का उत्पादन होता है, दूसरी दिशा में धारा के बहने पर उसी जंक्शन पर ऊष्मा का अवशोषण होता है। अब है थॉम्सन प्रभाव। यदि किसी तार के सिरे पर एक तापों को नियत रखकर तार के सिरे पर ताप को नियत रखा जाए और तार के बीच वाले भाग के ताप को बढ़ाया जाता है और साथ साथ तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तार का पहला आधा भाग ठंडा और दूसरा आधा भाग गर्म हो जाता है। थॉम्सन प्रभाव में ये हो रहा है, तार में धारा की दिशा बदल देने पर गर्म एवं ठंडे भाग भी आपस में बदल जाते हैं। इस प्रभाव को थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। अब है ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का घरेलू उपकरणों जैसे विद्युत हीटर, विद्युत प्रेस, बल्ब, ट्यूबलाइट आदि में किया जाता है। विद्युत हीटर, इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना एक खांचेदार प्लेट होता है जिसमें मिश्र धातु निक्रोम का एलिमेंट लगा होता है। निकल एवं क्रोमियम का मिश्र धातु है निक्रोम, इसका एलिमेंट लगा होता है। विद्युत हीटर में अत्यधिक प्रतिरोध होने के कारण जब इससे विद्युत धारा गुजारी जाती है तो यह लाल तप्त हो जाता है और अत्यधिक ऊष्मा देता है। लाल तप्त अवस्था में तार का ताप 800 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। एक अच्छे हीटर के एलिमेंट की प्रतिरोधकता अधिक होनी चाहिए, साथ ही उच्च ताप पर ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए। तो ये ध्यान में रखिएगा। अगर एक अच्छा हीटर होने का पूछता है आपको तो अच्छा हीटर होने के लिए क्या होना चाहिए, एलिमेंट की प्रतिरोधकता अधिक होनी चाहिए तथा उच्च ताप पर ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, ऑक्सीकरण। अब है विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक आयरन। घरेलू विद्युत प्रेस में अभ्रक के ऊपर नाइक्रोम का तार लिपटा हुआ रहता है। अभ्रक एक अच्छा प्रतिरोधी है जो ऊंचे ताप पर भी नहीं पिघलता है। इस प्लेट को इस्पात से उचित आकार के आवरण के अंदर रखा जाता है। इस आवरण के ऊपर कुचालक पदार्थ इस प्लेट के इस्पात को के उचित आकार के आवरण के अंदर रखा जाता है। इस आवरण के ऊपर कुचालक पदार्थ का हत्था लगा रहता है। जब तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म हो जाती है, जिससे आवरण भी गर्म हो जाती है जो कपड़े को प्रेस कर देती है। अब विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। इसमें टंगस्टन धातु का तंतु फिलामेंट लगा होता है। टंगस्टन का फिलामेंट होता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन। टंगस्टन के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए बल्ब के अंदर निर्वात कर दिया जाता है। कभी कभी पूर्णतः निर्वात न करके इसके अंदर नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, भरा जाता है ताकि उच्च ताप पर टंगस्टन का वाष्पीकरण न हो। उच्च ताप पर टंगस्टन वाष्पीकृत होकर बल्ब की दीवारों को काला कर देती है, जिसे ब्लैकनिंग कहते हैं। टंगस्टन धातु का प्रयोग बल्ब में उसके गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस उच्च होने के कारण किया जाता है।
धारा प्रवाहित किए जाने पर तंतु का ताप 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। साधारण बल्ब में दी गई विद्युत ऊर्जा का 5% से 10% भाग भी प्रकाश में परिवर्तित होता है। अब है ट्यूबलाइट। इसमें कांच की एक लंबी ट्यूब होती है जिसके अंदर की दीवारों पर प्रतिदीप्तशील पदार्थ का लेप चढ़ा रहता है। ट्यूब के अंदर अक्रिय गैस जैसे आर्गन, ट्यूबलाइट के अंदर कौन सा गैस होता है? आर्गन को कुछ पारे के साथ भर देते हैं। ट्यूब के दोनों किनारों पर बेरियम ऑक्साइड की तह चढ़ी हुई 2 तंतु लगे होते हैं। ये भी ध्यान में रखिए, ये कोई पूछा नहीं पूछ सकता है, ये पूछा हुआ है। जब तंतुओं में धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं जो ट्यूब में भरी गैस का आयनीकरण करते हैं। आयनीकरण से उत्पन्न आयनों के प्रभाव के फलस्वरूप ट्यूब में धारा बहने लगती है। ट्यूब स्थित पारा गर्मी पाकर वाष्पित होता है तथा इससे विद्युत उत्सर्जन होने के कारण पराबैंगनी किरणें उत्पन्न होती है। जब ये किरणें ट्यूब की दीवारों पर पुते प्रतिदीप्तशील पदार्थ पर पड़ती है तो वह उन्हें अवशोषित करके निचली आवृत्ति के दृश्य प्रकाश का उत्सर्जन करती है। ट्यूब में उपयोग किए जाने वाला प्रतिदीप्तशील इस प्रकार लगाया जाता है कि उससे उत्पन्न प्रकाश सूर्य के प्रकाश के समान श्वेत दिखाई पड़ता है। ट्यूब में ऊष्मा ऊर्जा कम उत्पन्न होती है, इसीलिए लगभग 60 से 70% विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। इसलिए ट्यूब की दक्षता बल्ब की तुलना में अधिक होती है। जैसे एक 40 वाट की ट्यूब एक 40 वाट के बल्ब की तुलना में 6 से 8 गुना अधिक प्रकाश देता है। तो यहाँ ट्यूबलाइट बल्ब की तुलना में 6 से 8 गुना अधिक प्रकाश दे रहा है। ठीक है। अब प्रतिवर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। यह एक ऐसी धारा है जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ बदलते हैं। यह धारा पहले एक दिशा में शून्य से अधिकतम व अधिकतम से शून्य तथा फिर विपरीत दिशा में शून्य से अधिकतम व अधिकतम से शून्य हो जाती है। इसे प्रतिवर्ती धारा का एक चक्र कहते हैं। प्रतिवर्ती धारा को उत्पन्न करने का विभवांतर विद्युत वाहक बल्ब भी प्रत्यावर्ती होता है। इसका समीकरण है V=V0 sin ओमेगा टी। V= विभवांतर का तत्क्षणिक मान और V0 विभवांतर का शिखर मान। प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्र का समीकरण है I=I0 sin ओमेगा टी। I है तात्क्षणिक धारा, I0 है धारा का शिखर मान। उसके बाद यानी अधिकतम मान ओमेगा=2πf, जहाँ f धारा की आवृत्ति है और t प्रारंभ से कोई क्षण है। व्यवहार में प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ही व्यक्त किया जाता है। IB=IRMS I0/√2 0.707 I0। I भी यहाँ है वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट AC। अर्थात प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान शिखर मान का 0.707 गुना या 70.7% होता है। प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करने वाला विभवांतर विद्युत वाहक बल भी प्रत्यावर्ती होता है। प्रत्यावर्तित विद्युत वाहक बल का समीकरण है V=V0 sin ओमेगा टी, जहाँ V एवं V0 क्रम से प्रत्यावर्तित विद्युत वाहक बल के तत्क्षणिक तथा शिखर मान है। प्रत्यावर्ती धारा का पूरे चक्र में औसत मान 0 होता है। प्रत्यावर्ती धारा का पहले आधे चक्र में औसत मान 2I0/π = 0.637 I0 तथा दूसरे आधे चक्र में औसत मान 0.637 I0 होता है। I0 प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है। भारत के घरों में सप्लाई की जाने वाली प्रत्यावर्ती धारा का शिखर वोल्टेज ±311 वोल्ट तथा आवृत्ति 50 हर्ट्ज होता है। दिष्ट धारा DC की अपेक्षा समान वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा अधिक खतरनाक होती है। कारण यह है कि 220 वोल्ट की AC का वास्तविक मान -311 वोल्ट से +311 वोल्ट तक होता है, जबकि 220 वोल्ट की DC का वास्तविक मान 220 वोल्ट ही होता है। अब प्रत्यावर्ती धारा अमीटर एवं वोल्टमीटर। प्रत्यावर्ती धारा के पूरे चक्र के लिए धारा का मान 0 होता है।
अतः यदि प्रत्यावर्ती धारा किसी विद्युत चुंबकीय मीटर या धारा मापी में प्रभावित की जाए तो इसका निर्देशक शून्य पर ही रहेगा। इसी कारण प्रत्यावर्ती धारा एवं विभवांतर को मापने के लिए तप्त तार अमीटर एवं वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा अमीटर के पाठ्यांक से सीधे धारा का वर्ग माध्य मूल्यमान प्राप्त होता है। इसी कारण प्रत्यावर्ती वोल्टमीटर इसी प्रकार प्रत्यावर्ती वोल्टमीटर के पाठ्यांक से सीधे वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल्यमान प्राप्त होता है। वह वाटहीन धारा वाटलेस करंट जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बिना ऊर्जा का व्यय किए प्रवाहित होती है तो ऐसी धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। ऐसी धारा तभी प्रवाहित होती है जब उस परिपथ में ओमीय प्रतिरोध का मान शून्य होता है। दिष्ट धारा डीसी की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा एसी के दोष। अब प्रत्यावर्ती धारा के निम्न दोष हैं। एसी क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव करंट का ये दोष है। क्या क्या दोष है? 3 दोष यहाँ दिया गया, दिखाते हैं, पढ़ाते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा विद्युत अपघटन नहीं हो सकता है, इसलिए एल्यूमीनियम कारखाने तथा अन्य कारखाना में जहाँ विद्युत अपघटन की आवश्यकता होती है वहाँ दिष्ट धारा का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण से कलई करने के काम में भी दिष्ट धारा का व्यवहार किया जाता है। अब है प्रत्यावर्ती को दिष्ट धारा के समान संचायक सेल एक्यूमुलेटर सेल में संचित नहीं किया जाता है। विद्युत चुंबकों में केवल दिष्ट धारा का प्रयोग होता है। तो विद्युत चुंबक में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में हमेशा किसका प्रयोग होगा? दिष्ट धारा का, डीसी का। जिसको डायरेक्ट करंट कहते हैं। अब है चोक कुंडली। विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की प्रबलता कम करने वाली कुंडली को चोक कुंडली कहा जाता है। प्रतिरोध की सहायता से धारा घटाने पर विद्युत ऊर्जा का अपव्यय ऊष्मा ऊर्जा के सृजन के रूप में होता है, जबकि चौक कुंडली की सहायता से धारा घटाने पर ऊर्जा का अपव्यय बहुत ही कम होता है। अल्प आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा के साथ व्यवहार में लाए जाने गए चौक कुंडली का क्रोड नरम लोहे का बना होता है। अधिक आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा के साथ व्यवहार में लाए गए चौक कुंडली का क्रोड लोहे का बना होता है। चौक कुंडली शक्ति गुणांक कॉस इक्वल टू आर बाय आर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, जहाँ आर परिपथ का प्रतिरोध है, एल परिपथ का प्रेरकत्व, ओमेगा धारा की कोणीय आवृत्ति है। अब नरम लोहे से बने कुंडली का प्रेरकत्व काफ़ी अधिक होता है और आवृत्ति कम होने पर भी इसका प्रतिघात का मान अधिक होता है। लोहे से बने कुंडली का प्रेरकत्व कम होता है और उसकी आवृत्ति अधिक होती है, इसीलिए इसका भी प्रतिघात काफ़ी अधिक होता है। चौक कुंडली का प्रयोग घरों के ट्यूबलाइट, रेडियो तथा प्रणाली लैंप में किया जाता है। अगर ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे, यह एक ऐसा उपकरण है जिससे बिना विद्युत शक्ति नष्ट किए हुए प्रतिवर्ती धारा के विद्युत वाहक बल का मान बढ़ाया या घटाया जा सकता है। यहाँ पर अल्टरनेटिव करंट का बात हो रहा है। यह पारस्परिक प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये किस सिद्धांत पर काम करता है? पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह एक परतदार नरम लोहे की आयताकार क्रोड पर आमने सामने 2 कुंडलियां लपेटकर ट्रांसफार्मर बनाया जाता है। एसी स्रोत से जुड़ने वाली कुंडली को प्राथमिक कुंडली एवं बाह्य परिपथ से जुड़ने वाली कुंडली को द्वितीयक कुंडली कहते हैं। यदि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों के तार के फेरे की संख्या क्रमशः एनपी तथा एनएस हो तथा इन कुंडलियों के सिरों पर विभवांतर वीपी व वीएस हो तो आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए वीएस बाई वीपी इक्वल टू एनएस बाई एनपी इक्वल टू आर को परिणमन निष्पत्ति ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। एनएस इज ग्रेटर देन एनपी अर्थात आर इज ग्रेटर देन 1 हो तो वीएस इज ग्रेटर देन वीपी होगा। अतः ऐसा ट्रांसफार्मर को ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। यदि एनएस इज स्मॉलर देन एनपी अर्थात आर इज स्मॉलर देन 1 हो तो वीएस इज स्मॉलर देन वीपी होता है। अतः ऐसा ट्रांसफार्मर को अपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं।
ट्रांसफार्मर की क्षमता VA अर्थात वोल्ट एम्पियर में मापी जाती है। तो ट्रांसफार्मर की क्षमता किस में मापी जाती है, तो वोल्ट एम्पियर में मापी जाती है। इसके अन्य बड़े मात्रक हैं KVA अर्थात किलो वोल्ट एम्पियर एवं MVA अर्थात मेगा वोल्ट एम्पियर होते हैं। ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह हमेशा अल्टरनेटिव करंट के लिए ही प्रयुक्त होता है ट्रांसफार्मर। अब है डायनोमो या AC जनरेटर। यह एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब तारों की एक कुंडली को अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। यह बाह्य परिपथ में AC भेजता है। AC जनरेटर के सर्पी वलयों स्लिप रिंग के स्थान पर विभक्त वलय स्प्लिट रिंग प्रयुक्त किए जाए तो AC जनरेटर DC जनरेटर में बदल जाता है। यह बाह्य परिपथ में दिष्ट धारा भेजता है। अब है माइक्रोफोन। इसकी सहायता से ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसकी सहायता से ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। माइक्रोफोन का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। इसमें धातु के दो प्लेटों के मध्य कार्बन के दाने रखे होते हैं। इन प्लेटों में एक प्लेट स्थिर एवं दूसरा प्लेट गतिशील होती है। इसे डायनेमो कहते हैं। जब कोई वक्ता बोलता है या इसे डायफ्राम कहते हैं। ठीक है, तो ये जब कोई वक्ता बोलता है डायफ्राम कंपन करने लगता है। डायफ्राम के साथ एक कुंडली जुड़ी रहती है जो एक चुंबकीय क्षेत्र में रखी होती है तथा डायफ्राम के साथ साथ कंपन करती है। इस कारण इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस विद्युत वाहक बल का ऊंचाई ट्रांसफार्मर की सहायता से बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद यह विद्युत ऊर्जा जब दूसरे स्थान पर पहुंचता है तो लाउड स्पीकर या टेलीफोन अभिग्राही टेलीफोन रिसीवर के द्वारा पुनः ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। अब है लाउड स्पीकर। इसकी सहायता से माइक्रोफोन द्वारा प्रेषित विद्युत तरंगों को पुनः ध्वनि तरंगों में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसमें एक कुंडली होती है जो एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखी होती है तथा एक शंक्वाकार कागज या धातु के बेलन से जुड़ी होती है जिसे डायफ्राम कहते हैं। जब माइक्रोफोन से प्रेषित धारा कुंडली से प्रभावित होती है तो यह चुंबकीय क्षेत्र में कंपन करने लगता है। डायफ्राम का आकार काफ़ी बड़ा होता है अतः इसके कंपन से बड़े आयाम के कंपन उत्पन्न होते हैं जिससे तीव्र आवाज़ उत्पन्न होती है। विद्युत मोटर। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किसी चालक में गति उत्पन्न की जा सकती है। इसी सिद्धांत पर विद्युत मोटर कार्य करती है। विद्युत मोटर के इस सिद्धांत को माइकल फैराडे ने दिया था। इन्होंने ही सर्वप्रथम प्रयोग द्वारा यह दिखाया था कि किसी धारावाही चालक में चुंबक द्वारा गति उत्पन्न की जा सकती है। विद्युत मोटर में तार की एक कुंडली होती है जो आयताकार होती है। यह कुंडली किसी आर्मेचर पर लिपटी रहती है। आर्मेचर चुंबक के ध्रुवों के बीच धुरी पर घूर्णन करने के लिए स्वतंत्र होती है। कुंडली की धारा प्रभावित करने पर चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के विपरीत भुजाओं को ऊपर तथा नीचे की ओर धकेल देती है। इससे कुंडली दक्षिणावर्त घूम जाती है, लेकिन दिक् परिवर्तक ध्रुवता में कुंडली के आधे घूर्णन के बाद परिवर्तन आ जाता है। इस परिवर्तन के कारण जब भुजाओं पर लगने वाला बल उल्टा हो जाता है। इस प्रकार लगातार घूर्णन होते रहने से विद्युत मोटर गतिशील रहती है। विद्युत मोटर इस प्रकार विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति संयंत्र, हम लोग पढ़ेंगे अब। विद्युत शक्ति संयंत्र में टरबाइन द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है। टरबाइन में ब्लेड पंखे लगे होते हैं जिन्हें घुमाया जाता है। जल विद्युत संयंत्र में टरबाइन को घुमाने के बांध बनाकर रोके गए जल को टरबाइन के पंखे पर गिराते हैं। ताप विद्युत संयंत्र में एवं परमाणु विद्युत संयंत्र में भाप द्वारा टरबाइन को घुमाया जाता है। वायु शक्ति संयंत्र में वायु दाब द्वारा टरबाइन घुमाया जाता है। ताप विद्युत संयंत्र में भाप उत्पन्न करने के लिए कोयला का प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है। परमाणु विद्युत संयंत्र में भाप उत्पन्न करने के लिए नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। टरबाइन के अक्ष के साथ एक कुंडली या कोर लगी रहती है जो टरबाइन के घूमने पर किसी अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगती है और विद्युत उत्पन्न करती है।
प्राथमिक शक्ति स्टेशनों पर जो विद्युत उत्पन्न होती है वह प्रत्यावर्ती धारा होती है तथा उसकी वोल्टता 22,000 वोल्ट या उससे अधिक हो सकती है। विद्युत धारा को उपभोक्ताओं तक संचरण लाइनों द्वारा भेजा जाता है। ग्रिड उप स्टेशन प्रायः ट्रांसफार्मरों की सहायता से वोल्टता बढ़ा देते हैं जो 1,32,000 वोल्ट तक भी हो सकती है। इतनी अधिक वोल्टता पर विद्युत संचरण में विद्युत ऊर्जा का क्षय बहुत कम हो जाता है। इसके बाद विभिन्न उप स्टेशनों पर यह वोल्टता धीरे धीरे कम कर दी जाती है और अंततः उपभोक्ताओं को सामान्यतः 220 वोल्ट पर उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन इसका उच्च या शीर्ष विभव 310 वोल्ट होता है। अब पढ़ेंगे घरेलू विद्युत हम लोग का। इसके साथ ही विद्युत धारा वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चुंबकत्व स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये पढ़ लेते हैं टॉपिक, फिर आज का वीडियो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है मतलब यही है घरेलू विद्युत सप्लाई, डोमेस्टिक पावर सप्लाई। घरों में दी जाने वाली विद्युत 220 वोल्ट की एसी धारा होती है। इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, अर्थात इसका ध्रुवता पोलैरिटी प्रति सेकंड 100 बार बदलती है। एक चक्र में धारा की ध्रुवता यानी दिशा में 2 बार बदलती है। घरों में दी जाने वाली इस धारा को मुख्य धारा मेन लाइन कहते हैं तथा जिस तार से यह धारा प्रवाहित होती है उसे मेंस कहते हैं। घरों में दी जाने वाली धारा 5A एवं 15A की होती है। 5A की धारा को घरेलू एवं 15A की धारा पावर लाइन को कहते हैं। 5A धारा का उपयोग बल्ब, ट्यूब, रेडियो, टीवी आदि के उपयोग में आता है। 15A की धारा का प्रयोग हीटर, आयरन, रेफ्रिजरेटर में होता है, ठीक है। 15 एम्पियर की धारा का प्रयोग हीटर, आयरन, रेफ्रिजरेटर में होता है। अब है घरेलू वायरिंग, डोमेस्टिक वायरिंग। घरों में दी जाने वाली धारा में 3 प्रकार के तार प्रयोग में लाए जाते हैं, जिन्हें विद्युन्मय या जीवित, लाइव, उदासीन, नेचुरल और भूतार अर्थ कहते हैं। विद्युन्मय मतलब लाइव तार समांतर लाल रंग का, ठीक है। उदासीन तार काले रंग का और भूतार हरे रंग का होता है। विद्युन्मय तार से धारा प्रवाहित होती है, मतलब लाइव वायरिंग से तार से धारा प्रवाहित होती है। उदासीन तार धारा वापस ले जाती है। घरों में प्रायः 2 अलग अलग परिपथ बनाए जाते हैं, एक है 5 एम्पियर के उपकरणों के लिए, दूसरा 15 एम्पियर के उपकरणों के लिए। भूतार का संबंध पृथ्वी से होता है, यह एक सुरक्षा का साधन है। प्रत्येक परिपथ में उपकरण को विद्युन्मय एवं उदासीन तारों के बीच जोड़ा जाता है, ठीक है। प्रत्येक उपकरण को संचालित करने के लिए एक स्विच लगा होता है। स्विच हमेशा विद्युन्मय तार में जोड़ा जाता है। अब है विद्युत फ्यूज तार, इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर। विद्युत परिपथों की सुरक्षा के लिए सबसे आवश्यक युक्ति फ्यूज है। फ्यूज ऐसे तार का टुकड़ा होता है जिसके पदार्थ का गलनांक बहुत कम होता है। तो गलनांक बहुत कम होगा और जब फ्यूज के तार का जब परिपथ के अतिभारण, ओवरलोडिंग या लघु पतन के कारण बहुत अधिक धारा प्रभावित हो जाती है, तब फ्यूज का तार गर्म होकर पिघल जाता है। इसके फलस्वरूप परिपथ टूट जाता है और इसमें धारा प्रभावित होनी बंद हो जाती है, जिसके कारण परिपथ से जुड़े उपकरण खराब होने से बच जाते हैं। फ्यूज तार सदैव विद्युन्मय तार में जोड़ा जाता है। जैसे फ्यूज तार टीन का बना होता है, परंतु सस्ता फ्यूज पर तार सीसा या टीन के मिश्र धातु का बना होता है। फ्यूज तार की मोटाई एवं लंबाई परिपथ में अधिकाधिक स्वीकृति धारा की मात्रा पर निर्भर करती है। 15 एम्पियर के परिपथ में फ्यूज तार मोटा होता है और इसकी क्षमता 15 एम्पियर की होती है। 5 एम्पियर के परिपथ का फ्यूज तार पतला होता है एवं इसकी क्षमता 5 एम्पियर की होती है। फ्यूज तार हमेशा उचित गेज रेटिंग का लगाना चाहिए। कई बार आवश्यक धारा सीमा का तार प्राप्त नहीं होने पर हम इसके स्थान पर तांबे का तार लगा देते हैं। यह खतरनाक प्रवृत्ति है, क्योंकि ऐसा करने से फ्यूज का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इससे तो विद्युत परिपथ में फ्यूज की जो भूमिका है वही समाप्त हो जाती है। आजकल फ्यूज के स्थान पर लघु परिपथ विच्छेद MCB का उपयोग किया जाने लगा है। विद्युतिकी के महत्वपूर्ण मात्रक हैं। विद्युत आवेश का मात्रक कूलम्ब है। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। विद्युत धारिता का मात्रक
फैराड है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। प्रतिरोध का मात्रक ओम है। विशिष्ट प्रतिरोध ओम मीटर। विद्युत चालकता ओम या म्यू या ओम-1 म्यू या सीमेन। विशिष्ट चालकता का है ओम पर मीटर, ओम-1 मीटर-1 या म्यू पर मीटर या फिर सीमेन पर मीटर। उसके बाद विद्युत शक्ति का वाट है और महत्वपूर्ण संबंध है विभवांतर का विद्युत धारा इंटू प्रतिरोध V इक्वल टू A इंटू ओम, एम्पीयर इंटू ओम। विद्युत शक्ति P इक्वल टू विभवांतर इंटू विद्युत धारा W इक्वल टू V इंटू एम्पियर ए। अब नेक्स्ट आज का टॉपिक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे चुंबकत्व, स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में चुंबकत्व ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक ना। और फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करेंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉनिकी पढ़ेंगे और लगभग हम लोग का फिजिक्स ख़त्म होने पे है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और वीडियो नहीं देखे हैं इससे पहले वाला टॉपिक तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।